क्या एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या एक बार फिर जन्माष्टमी, दही हांडी, गणेश महोत्सव से पहले महाराष्ट्र में खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? क्या एक बार फिर मुंबई हमले की तरह आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल होना चाहते थे? ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरह रायगढ़ में समुद्र किनारे हथियारों से भरी नाव मिली, उससे आतंकी साजिश से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। क्या फिर से एक बार मुंबई को दहलाने की साजिश रची गई? क्या फिर से 26/11 जैसा आतंकी प्लान था? क्या फिर से मुंबई का लहू मला जाना था उसी के माथे पर? क्या फिर से बारूद की गंध फैलने वाली थी मायानगरी के आकाश पर? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर रायगढ़ में हरिहरेश्वर समुद्र तट पर दो संदिग्ध बोट मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए, इस नाव में एक बड़े से बॉक्स में 3 AK-47 राइफल रखी हैं। अब इनके बगल में देखिए कैसे छोटे छोटे बॉक्स में जिंदा कारतूस रखे हैं। इतना ही नहीं, नाव में जिलेटिन की छड़ें और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ATS के साथ NIA ने भी हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में समंदर में कुल 2 नाव मिली हैं। पहली श्रीवर्धन तहसील के हरिहरेश्वर तट पर और दूसरी भरणखोल के किनारे एक खाली नाव मिली है। दूसरी बोट में कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन लाइफ जैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर मिले हैं। जिस नाव पर हथियारों का जखीरा मिला है वो 16 मीटर की बताई जा रही है। इस नाव का नाम लेडी हान है और इसके मालिक ऑस्ट्रेलिया के दंपति हैं। समुद्र के बीच में नाव का इंजन टूट गया था, जिसके बाद कोरियाई नाव ने रेस्क्यू किया था। आधी टूटी हुई हालत में यह नाव हाई टाइड की वजह से कोंकण तट के पास आ गई थी। इस नाव को सबसे पहले कुछ मछुआरों ने देखा, जिसके बाद कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी दी गई। दोनों नाव की बरामदगी के बाद रायगढ़ समेत मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों ही बोट में कोई शख्स मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। ATS और महाराष्ट्र सरकार भी नाव मिलने की टाइमिंग को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी और दही हांडी के बाद गणेश महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज रहते हैं, उनकी तरफ से भी एक स्पेशल अपॉइंटमेंट अगर हो तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए। अब अगर हम देखें तो कल जन्माष्टमी का उत्सव है, 10-12 दिन में ही गणेश उत्सव है, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जो नागरिक उनकी सुरक्षा है ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए और उस बारे में जो उपाय योजना है वो शासन उनकी तरफ से जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोनों नाव मिलने के बाद महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट है। 1993 मुंबई ब्लास्ट और 26/11 आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हर एंगल से मामले की जांच जारी है, क्योंकि ATS भी आतंकी साजिश के शक से इनकार नहीं कर रही है। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
आइए इस वक्त की ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह के पास लिए चलते हैं जो वहां पर मौजूद हैं। दिव्येश, क्या स्थिति है, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? जी, आपको बता दें सही, जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, अभी तक किसी भी सूरत में यहाँ पर कोई टेरर एंगल नज़र नहीं आया है। जो सिक्योरिटी कंपनी थी जिसका नाम है P2P सिक्योरिटी ग्रुप, वो इस जहाज़ पर प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस जहाज़ में ओमान के तट से थोड़ी दूरी पर खराब मौसम होने की वजह से जहाज में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और उस वजह से जो जहाज के कप्तान थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दी, उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद एक कोरियाई जहाज ने सारे क्रू मेंबर जितने भी लोग बोट पर मौजूद थे उन सारे लोगों को रेस्क्यू किया था और उन्हें ओमान के तट पर छोड़ दिया था। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये जहाज डूब गया है, पर आज सुबह मुंबई या महाराष्ट्र की एजेंसियों की तरफ से, भारतीय एजेंसियों की तरफ से ये पता चला कि ये जहाज अब हरिहरेश्वर के तट, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में पहुंच चुका है। और वहां पर जब जहाज को चेक किया गया, मछुआरों ने जब पुलिस को बताया, पुलिस ने जब चेक किया, कोस्ट गार्ड ने जब चेक किया, तो उन्हें 3 AK-47 राइफल और कारतूस, जिंदा कारतूस उसके साथ मिले, जिसके बाद एक हाई अलर्ट साउंड किया गया और मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में खासकर इस अलर्ट की अनाउंसमेंट की गई। भारी भरकम पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई, नाकाबंदी भी लगाई गई और होटल और लॉज भी चेक करने के लिए पुलिस ने ऑर्डर्स इशू कर दिए थे। पर शाम होते होते जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ATS के अफसर पहुंचे। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उधर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत को चकमा देने के लिए ओमान के द्वारा समुद्र में साजिश रच रही है। और ये शक इसलिए हो रहा है क्योंकि साल 2021 में पकड़े गए आतंकवादियों ने दिल्ली पुलिस के सामने ये खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने उन्हें समुद्र के रास्ते भारत भेजा था। आज एक बार फिर मुंबई वाले साल 2008 में हुए 26/11 हमले का दृश्य याद कर सिहर उठे। मुंबई के पास समंदर में हथियारों का जखीरा मिला तो साल 2008 में हुए मुंबई हमलों का खौफनाक मंजर याद आ गया। छब्बीस 11 यानी मुंबई हमले में जब पाकिस्तान की ओर से खूनी खेल खेला गया था तो अजमल कसाब नाम के आतंकी ने होटल ताज में कत्लेआम मचाया था। रायगढ़ में हथियारों से लैस मिली नाव इसलिए भी महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है क्योंकि 13 साल पहले भी समुद्र के रास्ते ही आतंकी आए थे। मुंबई और आसपास के जिलों में समुद्री इलाके के जरिए आतंकवादियों के आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी हमले में लश्कर के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से भारत आए थे, उस समय समुद्र तट पर नाव छोड़ने के बाद आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। आतंकियों ने 2 होटल, 1 अस्पताल और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया था। 26/11 हमले में 160 लोगों की मौत हुई थी। रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच से मुंबई की दूरी 200 किलोमीटर है, यानी जहां हथियारों से भरी नाव मिली उससे मायानगरी का फासला कुछ घंटों का ही है और पुणे से ये दूरी तो महज 170 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि मस्कट से यूरोप जा रही इस नाव का इंजन 26 जून को समंदर में ही खराब हुआ था, जिसके बाद कोरियन नेवी ने इसे ओमान के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन हाई टाइड की वजह से हथियारों से लैस ये बोट रायगढ़ के पास समंदर में आ गई। पर सरकार टेरर एंगल समेत हर बारीक से बारीक चीजों की जांच कर रही है। इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया।
एटीएस और एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे ओमान रूट का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रॉ ने कुछ महीनों पहले ओसामा और जीशान नाम के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। दोनों आतंकी ओमान के रास्ते ही पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे। ओसामा और जीशान नाम के आतंकवादियों ने साल 2021 में पूछताछ में खुलासा किया कि उन्हें आईएसआई ने ओमान से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए पानी के रास्ते भेजा और वो बोट से पाकिस्तान गए थे। यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए ओमान रूट का इस्तेमाल कर रही। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक रायगढ़ में नाव मिलना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की चाल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का रक्त चरित्र है उससे वो त्योहारों के मौसम में खलल डालने से कभी नहीं चूकता। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुनीश पांडे, रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी के अवसर पर भी बाजारों को बम्पर बिक्री का विश्वास। 2 साल बाद ये पहला अवसर है जब सभी त्योहार कोरोना के कहर से बचे हुए हैं। ऐसे में लोग भी पूरे उत्साह के साथ त्योहारों को मना रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बाजारों की बिक्री बढ़ने से मिल रहा है। दो साल के बाद इस बार सभी त्योहार कोरोना की परछाई से दूर जोश और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। इन आयोजनों का सबसे बड़ा फायदा बाजार में बढ़ती बिक्री के तौर पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीते रक्षाबंधन से लेकर 15 अगस्त तक सुपर लॉन्ग वीकेंड पर हुई बिक्री ने अब जन्माष्टमी के लिए भी दुकानदारों और कारोबारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार 11 से 15 अगस्त के दौरान होटलों में दोगुनी बुकिंग देखी गई। अकेले 15 अगस्त को छोटे रिटेलर्स ने भी 1000 लोगों के फुटफॉल के सहारे 2 लाख तक की बिक्री की है। रेस्टोरेंट्स, पब, बार, फैशन स्टोर्स की बिक्री प्री कोविड स्तर के मुकाबले 15 से 30% तक बढ़ी है। लोगों की उमंग के चलते इस बार का वीकेंड 2019 के मुकाबले ज्यादा बिक्री का गवाह बना है। लोगों के इस मजबूत सेंटिमेंट्स को देखते हुए कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनियों में भी जोश भर गया है। ऐसे में कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निर्माता अगले 3 से 4 महीनों में बिक्री में जोरदार तेजी का भरोसा जता रही है। अनुमानों के सटीक होने की उम्मीद बढ़ने से कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन 50% बढ़ाने का फैसला किया है। अगले 3-4 महीनों की चाल का अगला पड़ाव अब जन्माष्टमी का वीकेंड है, जो अपने खास संयोग की वजह से पहले ही विशेष बन गया है। जानकारों का भी मानना है कि इस दिन का धार्मिक महत्व होने के साथ ही कारोबार के लिहाज से भी ये अवसर हर वर्ग को फायदा पहुंचाने में कामयाब रहता है, चाहे वो मिठाई बनाने वाले हों, पूजा का सामान बेचने वाले हों या फिर फल फूल का कारोबार करने वाले छोटी आमदनी वाले लोग हों। हर किसी को इस त्योहार से मदद मिलती है। कान्हा को प्रसन्न करने के लिए लोग कई दिन पहले से तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। इन दिनों बड़े बड़े मेले भी लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से रौनक बढ़ती है, चहल पहल बढ़ती है और खरीदारी बढ़ती है। जब खरीदारी बढ़ती है तो सामान बनाने वाले भी बढ़ते हैं। इन दिनों मंदिर में 56 भोग भी लगाए जाते हैं। ये दिन इसलिए मिठाई वालों के लिए, श्रृंगार का सामान बनाने वालों के लिए, डेकोरेशन वालों के लिए, झांकी वालों के लिए और भजन मंडलियों के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। इस त्योहार में इस बार 2 साल बाद दही हांडी का उत्सव भी देखने को मिलेगा। मुंबई की दही हांडी तो देश और दुनिया में खास है ही, साथ ही दूसरे राज्यों में भी इस पर विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज तक ब्यूरो। व्यापारी माहौल सुधरने के साथ ही विकास दर में जारी तेजी से अब नौकरी पेशा लोगों को भी सौगात मिल रही है। एक सर्वे में यह दावा किया गया कि 2022-23 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक सैलरी इंक्रीमेंट होगा। इस बार औसत इंक्रीमेंट डबल डिजिट को टच करने का दावा इस सर्वे में किया गया। हाल के दिनों में कारों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत सभी सामानों की बिक्री बढ़ने के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यही नहीं, भारत की विकास दर इस साल दुनिया में सबसे तेज रहने की खबर भी आपके कानों तक जरूर पहुंची होगी। इन सब को सुनकर फील गुड फैक्टर नौकरी के बने रहने का भरोसा बढ़ाता है, तो कारोबार की रफ्तार तेज करने का हौसला भी इससे मिलता है। लेकिन तरक्की की ये रफ्तार केवल नौकरी बनाए रखने तक सीमित नहीं है, ये आपकी सैलरी बढ़ाने का भी संदेश लेकर आई है। वैश्विक सलाहकार
ब्रोकिंग और समाधान सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी विलिस टावर्स वाटसन यानी WTW के सर्वे के मुताबिक भारत में 2022-23 में कर्मचारियों के वेतन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा इजाफा हो सकता है। कंपनियां 2022-23 में औसत इंक्रीमेंट 10% करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि 2021-22 में तनख्वाह में औसत 9.5% का इजाफा हुआ था। WTW का कहना है कि भारतीय कंपनियां लेबर मार्केट में मुश्किलों का सामना कर रही हैं, लिहाजा उन्हें ज्यादा तनख्वाह का ऑफर देकर थामने की कोशिश कर रही है। WTW के मुताबिक 58% कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार सैलरी का बजट बढ़ा दिया है। करीब 24.5% कंपनियों ने तनख्वाह के बजट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि 2021-22 के मुकाबले महज 5.5% कंपनियों ने बजट को घटाया है। भारत में होने वाली वेतन बढ़ोतरी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी। WTW के सर्वे के मुताबिक चीन में 6%, हांगकांग और सिंगापुर में 4% वेतन बढ़ोतरी होगी। ये रिपोर्ट इस साल अप्रैल और मई में 168 देशों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। इसके लिए भारत में 590 कंपनियों से बात की गई है। आइए अब जानते हैं कि किस सेक्टर में सैलरी में कितना इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। वित्तीय सेवा में 10.4%, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में 10.2%, मीडिया और गेमिंग सेक्टर में 10% के साथ सबसे ज्यादा वेतन बढ़ेगा। इस वेतन बढ़ोतरी की वजह है भारतीय कंपनियों का अर्थव्यवस्था पर बढ़ता भरोसा, जिसके चलते भारत में करीब 42% कंपनियों ने अगले 12 महीने के दौरान पॉजिटिव बिजनेस रेवेन्यू आउटलुक का अनुमान जताया है, जबकि 7.2% ने नेगेटिव आउटलुक की बात कही है। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में कारोबार से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर लोगों को गुड न्यूज का तोहफा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।